अब जरा यहाँ पर आवाज नहीं करेंगे, ध्यान से देखो बच्चा लोग। बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। और इस चैप्टर में आपको जो कुछ भी पढ़ाएगा इससे रिलेटेड सब कुछ आपने इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े, 10वीं में जो कुछ भी हम लोग पढ़ना है सब का सब आपने 10th में पढ़े, बस उसी को हम लोग एडवांस लेवल पे पढ़ने आ रहे। समझ में आया? ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने 10th में नहीं सुने थे, सब कुछ 10th का हिस्सा वापस से यहाँ पे क्या होगा, रिकॉल होगा। इसीलिए मैंने बोला कि इसीलिए मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं सवालों का एक पिटारा खोल सकूं और आप लोगों से जवाब ले सकूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। ऐसे तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, मुझे खुद ही जब भी मैं फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ाता हूं ना तो उसमें से एक टॉपिक मेरा बड़ा फेवरेट होता है, एस्ट्रोनॉमी वाले टॉपिक्स, जहां पर स्पेस की बात होती है। तो मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे टॉपिक को पढ़ाने में और सुनने में। तुम लोग आता है? जब तक ये कहानी चलती रहती तब तक के बड़ा मजा आता है। जैसे वो सर वो इंग्लिश से निकल के वो मैथ्स में जब घुस जाता है तब फिर हम लोग गुस्सा आने कितना अच्छा लग रहा था कि बोल रहे थे कि वो उसको ये खींच रहा है, उसको ये खींच रहा है, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मजा आता था सर, वो फील आता था। हम लोग जो देखते हैं इंसानियत के अंदर की एक अट्रैक्शन है हम लोगों के बीच। अच्छी बात कर रहा हूँ, अम्मी अब्बू के बीच में अट्रैक्शन है, मेरे अम्मी के बीच में अट्रैक्शन है, गरीब बच्चे लोग, ठीक है। तो यहाँ तक के बड़ा मजा आता था। पर जैसे ही वो फिर वो प्रूफ आ जाता है और फिर बोलते थे डायमेंशन निकालो, तो फिर हम लोग का मूड खराब हो जाता है, ये क्या बात चल रही है ना। बट अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स है तो फिर मैथ्स तो आएगा ही ना। ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़े कि बिना मैथ्स के फिजिक्स चलने वाला, ठीक है, दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो भैया इस चैप्टर में वही डिस्कस करना है, क्योंकि थ्योरी पार्ट तो हम लोगों ने 10वीं में डिस्कस कर ली, ठीक है। यहाँ पर क्या डिस्कस करना है, उसका मैथमेटिकल अप्रोच। तो कुछ चीजें कहानी से स्टार्ट करते फिर चैप्टर में भी आ जाएंगे उसी से। कहानी को और पीछे से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने आप लोगों को जब स्टोरी सुनाया था तो मैंने स्टोरी सुनाया था कोपरनिकस से, याद है? मैं वापस से स्टोरी सुना। मेरे ख्याल से मैं सीक्वेंसिंग शायद आगे पीछे कर दूं, क्योंकि मेरे जहन में ना बहुत टाइम हो गया वो सीक्वेंसिंग याद नहीं है मुझे। तो शायद पॉसिबल कि मैं वो शायद किसी साइंटिस्ट को आगे रख दूं, किसी को पीछे रख दूं। कोशिश करूंगा जो सीक्वेंस है उसी में रहने की। बट इन केस अगर ऊपर नीचे हुआ तो कभी जाके मौका मिलेगा। स्टोरी से कोई लेना देना है ही नहीं अपना वैसे तो। बट अगर कभी ऐसा जानने का मन करे कि किसने क्या किया था तो पढ़ सकते हो बुक्स वगैरह। तो स्टोरी करते हैं इंडियन ओरिजिन से। इंडियन एक फेमस पर्सन जिसका नाम सभी लोग ने सुने, आर्यभट्टा नाम सुनेंगे। वन ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन, अपने आकर एस्ट्रोलॉजर भी आप बोल सकते हैं। स्पेस वगैरह पे भी बहुत खासा उनका नॉलेज था, उसके ऊपर भी बहुत सारी डिस्कवरी उन्होंने किए थे। तो उन्होंने अपने टाइम पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों को दिए थे। उन्होंने बोला कि सोलर सिस्टम का जो सेंटर है ना वो सन है। सर इसमें कौन सी नई बात है, ये तो कॉमन चीज है ना। ये मैं बात कर रहा हूं आज से तकरीबन 2000 साल पहले लगभग। और उस टाइम पर लोग बिलीव करते थे कि पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर अर्थ है और सारी चीजें किसके अराउंड में घूमती है, अर्थ के अराउंड। इस चैप्टर में ना वो जो कुछ भी पास्ट में हम लोगों ने हिस्ट्री सुने ना, कैलकुलस वैल्कुलस में अभी सब जमा हो जाएगी, ध्यान से सुनते जाओ। तो ये बात आर्यभट्टा ने बोला। आपको याद होगा 1975 में इंडिया ने जब खुद का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था तो उसका नाम ही रखा था आर्यभट्टा 1। सुने कि नहीं? उससे पहले कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए थे? पहली सैटेलाइट इंडिया ने कब लॉन्च किया? बैक टू द स्टोरी, जाने दो, बेइज्जती नहीं करूंगा तुम्हें। इंडिया ने 1962 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन। रशिया की मदद से लॉन्च किया था पहला सैटेलाइट। सैटेलाइट इंडिया में बनाया था बट लॉन्चिंग व्हीकल अपने पास नहीं था, तो इंडिया ने उस टाइम पर लॉन्च रशिया की मदद से करवाया था, ठीक है। और जहां तक मुझे अगर करेक्ट डेटा याद है तो
उस टाइम पर इसरो भी नहीं था, इन्फोस्पार था, इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बाद में उसको रिजॉल्व करके 1969 में या 1972 में, नहीं 1969 या 68 में इन्फोस्पार को रिजॉल्व करके इसरो बनाया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो इंडिया ने पहला सैटेलाइट 1962 में लॉन्च कर दिया था। और पहला सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था? 1957 में रशिया ने लॉन्च किया था स्पुतनिक 1, अगर याद हो आपको। 10th में सब पढ़े थे, बेशरम लोग, निर्लज्ज मानुस, ठीक है, सब पढ़े थे, भूल गए। कितने अच्छे से स्टोरी पूरी बना बना के सुनाया था। इसरो और रशिया के बीच में जो वॉर हुई थी, कोल्ड वॉर, वो सब सुनाया भी था, मगर कुछ फायदा नहीं, ठल्ले लोग कुछ याद नहीं रखते। मैंने इसलिए चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, बैक टू तो बात चल रही थी ग्रेविटेशन की। तो आर्यभट्ट ने समहाउ लोगों को ये बताया कि स्पेस, अपने जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर कौन है बच्चे लोग? सन है। और सारी चीजें किसके अराउंड में रिवॉल्व करती है? सन के अराउंड में रिवॉल्व करती। बट उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो लोगों ने उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। टाइको ब्राहे के लगभग 1000 साल के बाद एक पर्सन आया जिसका नाम था टाइको ब्राहे। क्या नाम था बच्चे लोग? टाइको ब्राहे ने, आपको याद होगा, उसने ऑलमोस्ट अपने लाइफ के 30 साल स्पेंड किए। बहुत रिच पर्सन था। उसने अपने एम्पायर का एक हिस्सा, एक आइलैंड पूरा ना स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए रख दिया था, जहां पर उसने स्पेस ऑब्जर्वेशन किया। स्पेस ऑब्जर्वेशन में उसने बताया प्लैनेट और सन की पोजीशनिंग को उन्होंने ड्रॉ करे, मैप के ऊपर बनाए। लगभग 30 साल लगाया उसने अपने लाइफ का स्पेस को ऑब्जर्व करने में। सन और दूसरे स्टार्स की पोजीशनिंग का उसने क्या किया, एक मैप ड्रॉ किया। जिस साल उसका ये पूरा डेटा समरी कलेक्ट होने वाली थी, उससे जस्ट 1 साल पहले उसको एक साइंटिस्ट ने ज्वाइन किया जिसका नाम था केपलर। 9th 10th में केपलर के लॉ आप लोगों ने पढ़ा। तो केपलर ने जिस साल उसको ज्वाइन किया, उसके नेक्स्ट ईयर टाइको ब्राहे की डेथ हो गई। केपलर ने वो सारा डेटा जो टाइको ब्राहे ने कलेक्ट किया था, स्टोरी ऐसे ही है, गलत भी हो सकती है, मैंने जो पढ़ा वो आप लोग से शेयर कर। तो टाइको ब्राहे ने, वो जब उसकी डेथ हो गई तो केपलर ने वो सारी चीजें ले लिया और लोगों के बीच में लेकर आया। बोला कि भैया मैंने बहुत सालों की मेहनत से ये सारा डेटा कलेक्ट किया है। और उसने लोगों को बताया केपलर का पहला लॉ, दूसरा लॉ और तीसरा लॉ। 1609 में उसने पहले और दूसरे लॉ दिया और 1619 में उसने अपना थर्ड लॉ दिया। केपलर फर्स्ट सेकंड लॉ। उसके बाद 10 साल के बाद उसने केपलर थर्ड लॉ दिया। किसने? केपलर। बिफोर केपलर वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन जिसको हम लोग, मैं बहुत ज्यादा इज्जत देता हूं, गैलीलियो। ठीक है, आप लोग भी देते होंगे मेरे ख्याल से आप, ठीक है। तो गैलीलियो ने भी डिस्कवरी किया था। गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप की मदद से पहली बार स्पेस को देखा तो उसने बोला कि समथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड जुपिटर। उसने एक प्लैनेट को देखा जिसके अराउंड में कुछ चीजें क्या कर रही है, रिवॉल्व। ये किसने देखा था? गैलीलियो ने बोला कि भैया मैंने ऐसा देखा हूं। लोग ने उसकी बात को रिजेक्ट कर दी, क्योंकि लोग तो बिलीव करते थे कि सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है, अर्थ, और सारी चीज किसके अराउंड में घूमती है। अब उसने तो कुछ अलग ही बोल दिया। अच्छा, गैलीलियो ने क्या किया, उसने ना कुछ चीज को ऑब्जर्व किया और उसने बोला कि भैया ऐसा, बट लोगों ने उसकी बात माने नहीं। एज यूजुअल आपको याद होगा, मैंने जब कैलकुलस के बारे में आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि गैलीलियो को उसके घर में बंद कर दिए थे कि भैया ये क्या, ये तो हम लोग के अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है। बट ये बात गैलीलियो ने बोला। गैलीलियो ने वो एक्सपेरिमेंट भी किया था, याद है ना, उसने 2 ऑब्जेक्ट को गिराया और उसने बोला कि भैया दोनों साथ में गिरते हैं, उनके ऊपर जो गिरने की स्पीड है वो क्या है, दोनों की सेम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। ये सब उसने बता दिया। और आपको याद हो, कैलकुलस अगर जहन में आ रहा होगा तो मैंने तो बताया था, उसने जी की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली हम लोग को कैलकुलेट करके दे ही दिया। ये सब बात गैलीलियो ने किया, बट किसी ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया नहीं। उसके बाद केपलर भाई साहब आए, टाइको ब्राहे का डेटा लेके लोगों को बोले मैंने 30 साल मेहनत किया और मैंने ये ऑब्जर्व किया है। मैंने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। 30 साल की मेहनत है, ये सारे मैप वेप प्रिपेयर्ड हुए भैया, और ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है मेरे को नहीं मालूम। किसने बोला? केपलर ने बोला कि ऐसा होता है। व्हाई दिस इज हैपनिंग आई डोंट नो। इन सब का आंसर दिया किसने? गैलीलियो। अब आप खुद एक बात को बताओ कि अगर कोई बोले, गैलीलियो बोल दिया मैंने, न्यूटन ने, सॉरी न्यूटन ने, इन सब का आंसर किसने दिया? केपलर ने बोला था ना ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है इसका रीजन मेरे पास, न्यूटन ने उसका रीजन दिया। न्यूटन ने बोला ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसके पीछे का रीजन दिया। अब एक बात को आप खुद जस्टिफाई करो कि अगर ये मैं बोलूं कि न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर किया,
तो ये जो पुराने इतने सारे लोगों के नाम लिए गए अभी आपके सामने, इनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? क्या गलीलियो, क्या न्यूटन ने डायरेक्टली ग्रेविटी डिस्कवर कर ली? अब आप सोचो कि क्या ये स्टोरी काफी है कि एप्पल गिरने से उसने ग्रेविटी डिस्कवर कर ली? सर पास्ट में उसके पास बहुत कुछ मिला है उसको, जो लोगों ने पास्ट में करके गए थे, उसके बाद उसने ये सारा डेटा कलेक्ट किया और हम लोग को क्या बताया? ग्रेविटी के बारे में। इवन न्यूटन खुद अपनी बुक में लिखता है बच्चों कि मैं उन जाइंट्स के कंधों पर खड़ा हूं जिन्हें आप नहीं देख पा रहे। वो जाइंट्स कौन थे? गलीलियो। वो जाइंट्स कौन था? केपलर, टाइको ब्राहे। उनमें जो इंफॉर्मेशन पास किए थे उसको मैंने स्टडी किया और मैंने किसको डिस्कवर किया? उसने खुद ने क्रेडिट अपने आप अकेले नहीं दिया, अपने बाकी लोगों को भी बोला कि भैया मैं उन लोगों की मदद से वो चीजें देख पा रहा हूं जो आप नहीं देख पा रहे। इसीलिए उन लोगों को जाइंट्स बोला उसने। उन्होंने जो काम करके गए वो शायद आपको नहीं दिख रहा बट मुझे दिख गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड द स्टोरी गोज ऑन। इस तरीके से न्यूटन ने ग्रेविटी को क्या किया? या मैं यूं बोलूं न्यूटन ने, गैलीलियो ने, केपलर ने, ब्राहे ने, आर्यभट्ट ने, इन सब ने मिलकर ग्रेविटी को क्या किया? समझ में आया? कट टू दी स्टोरी, वापस से केपलर के लॉ पर आते। केपलर ने 3 लॉ दिया। केपलर ने कितने लॉ दिया? 3 लॉ। बात करते हैं केपलर्स के फर्स्ट लॉ की। केपलर्स फर्स्ट लॉ सभी को याद होगा, 9th और 10th में हम लोग ने पढ़े भी है। हमने पढ़े थे कि प्लैनेट जो होते हैं वो सन के अराउंड में एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और सन एलिप्स के किसी एक फोकस पे क्या होता है? सिचुएटेड है। याद है आप लोग को? ठीक है, और जरा यहाँ पर ध्यान से सुनो। आज पहले थोड़ा सा एलिप्स के बारे में बात करेंगे और फिर केपलर के फर्स्ट लॉ पर। देखो बेसिकली ये एक शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है जिसको एलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मान लो आपके पास एक सर्कल है, अगर आप उसको दबा दो तो किसके जैसा बनेगा? जब आप उसको दबाएंगे तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो वो किसके जैसा दिखेगा? एलिप्स के जैसा दिखेगा। तो एलिप्स में 2 एक्सिस होती है, एक ये वाली एक्सिस और एक ये वाली एक्सिस। यहां से लेके यहां तक के जो होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? और यहां से लेके यहां तक के जो होता है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? माइनर एक्स। इतने को ए बोलते हैं, इतने दूर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ऐसी इसको भी क्या बोलेंगे? ए। ऐसी इतने दूर के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं चलो? ऐसी यहां से लेके यहां तक के भी क्या बोलेंगे? तो ये पूरा ये ए है और ये ए है, तो ए प्लस ए कितना हो गया? ऐसी बी प्लस बी कितना हो गया? मतलब मेजर एक्सिस बोले तो 2 है, माइनर एक्सिस बोले तो। देखो जब आप सर्कल को दबाओगे तो वो अपने सर्कमफेरेंस से थोड़ा नीचे आ जाएगा ना, तो बोलते हैं उसके अंदर इसेंट्रिसिटी हो गई। क्या हो गया उसके अंदर? समझ में आ रहा है? इसेंट्रिसिटी मतलब वो अपनी पोजीशन को छोड़कर थोड़ा सा कहां आ गया? नीचे आ गया। ये इसेंट्रिसिटी ही डिसाइड करती है कि एलिप्स कितना चपटा होगा। जनरल इक्वेशन अगर मैं एलिप्स की लिखूं, मैथमेटिकल इक्वेशन, तो क्या होती है बच्चों? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये जनरल इक्वेशन है किसकी? एलिप्स की। और इस a और b के बीच में ना एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? a² इज इक्वल टू b² into 1 minus e. This is the relation between a and b. Now what is e? E is eccentricity. E क्या है? इसको और अच्छे से समझाने के लिए ना मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको सर्कल भी बना के समझाता हूँ। ये सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। पढ़े होंगे तो अगर मैं इस r² को नीचे ले आऊं तो x² अपॉन r² प्लस y² अपॉन r² इज इक्वल टू, हाँ है ना बच्चा? यही होगा ना? अब जरा ध्यान से देखो, अगर इस केस में e की वैल्यू 0 रख देता हूं, e की वैल्यू कितनी? मतलब नो इसेंट्रिसिटी, मतलब उसको मैंने कुछ भी दबाया, मतलब मेरा सर्कल अभी भी कैसा है? सर्कल। e की वैल्यू अगर 0 रख दिया तो 1 माइनस 0 कितना होगा? 1। b² into 1 कितना होगा? b²। मतलब a² किसके बराबर? a² किसके बराबर? देखो यहां पर ये चपटा हो गया था इसीलिए ये अलग और ये अलग हो गया था ना। बट अगर ये चपटा ही नहीं होगा तो सर यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? हाँ या ना? मतलब a और b क्या रहेगा? सेम। a और b सेम रहेगा। आप a और b को r भी बोल सकते हो, कोई फर्क है क्या? तो रखो अगर यहाँ पर a और b की जगह r, तो देखो x² अपॉन r² प्लस y² अपॉन r² इज इक्वल टू व्हाट? बनेगा सर्कल।
समझा कि क्योंकि ए और बी अलग अलग है इसीलिए वो किसके जैसा बन रहा है, एलिप्स के जैसा। बोलने का मतलब ये है कि अगर ई की वैल्यू 0, ई की वैल्यू तो वो एलिप्स किसके जैसा दिखेगा, सर्कल के। और जैसे जैसे 0 से उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी कहां तक के 1 हो सकती है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। क्यों बोल रहा हूं 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस मतलब पूरा गायब ही हो गया ना, ई तो को पूरा चपटा कर दिया। समझ रहे कि नहीं? अब उससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो ई की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है बच्चों, हमेशा याद। ई की वैल्यू 0 से 1 के, ये समझा, ये ना ये फिजिक्स नहीं चल रहा है, ये मैथ्स चल रहा है, बेसिक एग्जाम्पल। इस एलिप्स में ना ये तो सेंटर था, ये तो क्या था बच्चों, इसमें होता है फोकस। क्या होता है बच्चों, और दो फोकस होते हैं, यहां पर हो सकता है या फिर यहां पर। नाउ कट टू द केपलर फर्स्ट लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलता था कि planet revolved around the sun in elliptical orbit with sun situated at one of its foci। केपलर क्या बोलता था कि प्लैनेट सन के अराउंड में एलिप्टिकल शेप में घूमते हैं और सन जो है एलिप्स के किसी एक फोकस पर क्या है, सिचुएटेड है। मतलब मान सकते हो कि सन यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा और प्लैनेट उसके अराउंड में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। कोई दिक्कत, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे, कामा कसम, धीरे से खाइए। अब एक बात और समझ, इस बात से ये भी समझ में आता है सर कि एक पॉइंट ऐसा होगा कि अपने प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होगा और एक पॉइंट ऐसा भी होगा जब प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। देखो मैं यहाँ पर इसको ऐसा सपोज ये जो डॉट है यही सर्कल है, ये अपना सन है, तो अगर प्लैनेट यहाँ पर होगा तो उस केस में उसका डिस्टेंस सबसे कम होगा। अरे हाँ है ना भाई। और अगर प्लैनेट यहाँ होगा तो उस केस में उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा। सच बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? इसका मतलब ये है कि जब प्लैनेट, एक केस ऐसा आएगा कि सन के सबसे करीब होगा और एक केस ऐसा आएगा कि वो सन से सबसे दूर होगा। जब वो सन के सबसे करीब होगा ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिहीलियन। क्या बोलते हैं, पेरिहीलियन। आप लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ेंगे पेरिगी के नाम से, नहीं पढ़े? आज पढ़े, मगर ये वर्ड ज्योग्राफी में सुनेंगे पेरिगी और अपोगी। चलो अच्छी बात है, नहीं याद है तो सुन लो आज। और जब वो सबसे दूर होगा, जैसे ये सन था ना अपना, तो यहाँ तो सबसे करीब है, और जब वो सबसे दूर होगा मतलब यहाँ होगा, तो उसको बोलते हैं एपीहीलियन। क्या बोलते हैं चलो, एपोगी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? प्लैनेट, केपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलता था भैया कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड में एलिप्टिकल शेप में घूमते हैं और एलिप्स, सन जो है एलिप्स के किसी एक फोकस पे क्या है, सिचुएटेड। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी, मूव टू द केपलर सेकंड लॉ। ध्यान से देखेंगे सभी गरीब लोग। केपलर सेकंड लॉ क्या बोलता था बच्चे लोग, अगर आपको याद हो? केपलर सेकंड लॉ बोलता था कि प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपके बुक में कुछ ऐसा लिखा था, द लाइन जॉइनिंग सन एंड द प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अरीशा बेटा मेरे को आता है, मैं आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूं, यहां देखो। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद है? मैंने 10th में भी ये टॉपिक आपको बताया था कि प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। एरिया कवर्ड करने वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। कैसे नहीं, इस बात को समझते हैं भैया। मान लेते कि ये एलिप्स है, नहीं गंदा समझ गए, ये तुम लोग का मुंह बन गया था, सॉरी, ये भी तुम लोग का ही मुंह बन गया। वो मार्क्स कम आते तो तुम लोग ऐसे मुंह बनाते। देखो अभी से ट्राई, हाँ 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 सही बोला। क्या बेटा? अच्छा ठीक है, यहाँ सुनो मेरी बात, सभी लोग यहाँ ध्यान देखें कि भैया मान लेते हैं कि यहाँ पे सन है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लैनेट यहाँ पर है, जैसे वो ए पर है और वो बी पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? तो भैया
ड्राइंग मेरी बड़ी गंदी है। बहुत बोलने लगे। दिख रहा है भाई। अभी तुम लोग को बुला के ना डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगा अगली बार से बायोलॉजी के, फिर देखता हूँ, फिर मैं भी वहां से बैठ के कमेंट करूंगा कुछ नहीं दिख रहा है। मेरे को दिख रहा था ना। या एक बात समझो, चलो मैंने क्या बोला कि प्लैनेट जो होते हैं वो इक्वल एरिया ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ, सही बात है। सॉरी, मान लेते हैं कि वो ए से बी पे पहुंचा एक दिन और वो सी से डी पे पहुंचा एक दिन। देखो मैंने बोला कि भैया अगर वो यहां से यहां एक दिन में पहुंचा है और यहां से यहां एक दिन में पहुंचा तभी तो ये एरिया सेम होगा। अरे हाँ या ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा, सेम होगा। अगर टाइम सेम होगा तब, अगर टाइम सेम होगा तो मैं बोला ना ये भी एक दिन में पहुंचा ये भी एक दिन में। देखो एरिया सेम करना है, ये रेडियस ज्यादा है ना तो ये आर्क को कम करना पड़ेगा, ऐसी यहाँ पर रेडियस कम है तो ये आर्क को क्या करना पड़ेगा ज्यादा, तभी तो एरिया बराबर हो पाएगा ना भाई। हाँ या ना बोलो। अब आप खुद बताओ, जब वो ए से बी जा रहा है तो भी कितना दिन लग रहा है, एक, और वो सी से डी जा रहा है तो भी कितना दिन लग रहा है। अब आप खुद सोच के बताओ कि क्या यहाँ और यहाँ की स्पीड सेम हो सकती है? क्यों सर, यहाँ आर्क कम है और यहाँ आर्क, मतलब सर यहाँ पर उसकी स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी, कोई टाइम तो सेम है, उसको एक ही दिन में यहाँ से यहाँ आना है तो यहाँ पर आर्क क्या है तो उसको जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा तभी तो वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। बट यहाँ पर आर्क क्या है तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, हाँ या ना। वैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर स्पीड v1 थी, यहाँ पर स्पीड v2 थी, मतलब सर v1 v2 से क्या होगा, इसका मतलब whenever planet approaches towards the sun, प्लैनेट जब भी सन के करीब होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा, और प्लैनेट जब भी सन से दूर होगा उसकी स्पीड क्या होगी। समझा कि नहीं, पक्का, कोई दिक्कत। देखो वेलोसिटी अलग है, क्या अलग है, एरियल वेलोसिटी अलग, एरिया कवर्ड करने वाली वेलोसिटी क्या है। मैंने क्या बोला, प्लैनेट ट्रेवल्ड इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एरिया और टाइम ये हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रहेंगे, बोलने का मतलब ये है कि डीए बाय डीटी, यहाँ लिख देता हूं डीए बाय ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये हमेशा क्या होगा, प्लैनेट ट्रेवल्ड इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इक्वल टाइम, इक्वल एरिया इक्वल टाइम, तो एरिया डिवाइडेड बाय टाइम इज व्हाट, कांस्टेंट। अरे हाँ यार भाई, अगर मैं टी को नीचे ले आऊं तो a बाय टी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, वो बदलने वाला। आप समझे कि नहीं, पक्का। इसको हम लोग अभी मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। हाँ क्या कुछ भी पढ़ाने लगे तो डीए बाय डीटी क्या है, एरिया डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगा बच्चे लोग, इसको प्रूफ करना है, ध्यान से देखो सब। एक काम करो, वो वाला हिस्सा लिख लो तो मैं उसको रब करूंगा तब डेरिवेशन कंप्लीट होगा। हाँ बच्चा, सभी लोग यहाँ तो हम लोग ने क्या बोले कि डीए बाय डीटी क्या है, कांस्टेंट है, ये अपने को प्रूव करना है। तो थोड़ा ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, एरिया चाहिए ना अपने को, तो हम लोग ये दिख रहा है ना एरिया, ये एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अप्रोक्सीमेट सर हम लोग को ट्राइंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ट्राइंगल, और ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा सकते हैं। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक के क्या है, आर, क्या है चलो। अगर आपको वेलोसिटी पता लगाना रहता तो आप क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट, याद है कि नहीं, सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था, जब भी आपको वेलोसिटी निकालना होता है तो हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। तो मैं ये वाला डायग्राम ना अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये कर्व पार्ट था थोड़ा सा, ठीक है। ये अपना सन है, लेट्स से इसको O बोल देते हैं, ये A है और ये B, ये अपना वेलोसिटी का कंपोनेंट है B, और ये अपना रेडियस वाला कंपोनेंट है R। दोनों के बीच में लेट्स से एंगल कितना है चलो, कितना है, मुझे ये वाला एरिया चाहिए इतना। मैं क्या बोलता हूं कि वो A से B जहां गया है ना, बड़े छोटे टाइम के लिए गया, dt टाइम के लिए। A से B जब गया वो बहुत कम टाइम के लिए, dt मतलब वेरी स्मॉल टाइम। तो भैया ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये कर्व पार्ट वाला A से B तक का, वो क्या होगा,
अगर वेलोसिटी v है और टाइम dt है तो डिस्टेंस कितना होगा v dt। अरे आए ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपने को निकालना है, टाइम कितना है dt, तो सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा v dt ना। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो इतने दूर का हिस्सा था कर्व वाला बच्चे लोग, ये कितना होगा? v dt होगा। कितना होगा? कोई दिक्कत है इसमें? अब सुनो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर ये तो पता है कि रेडियस है, ये तो पता है। हाइट है क्या? तो हाइट ड्रॉ करते परपेंडिकुलर, लेट्स से ये h है अपना, ठीक है बच्चों। अब मैं ये सिर्फ इतने दूर का ट्राइंगल बना रहा हूं, ये वाला। ध्यान से, मेरे पास h नहीं है ना, मुझे h चाहिए, तो मैं ये वाला ट्राइंगल अलग से यहाँ पर आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं, ऐसा कुछ। हाँ कर्व है, बट बहुत छोटे के लिए गए हैं ना, ए से बी। अभी मैंने बोला बहुत छोटा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि वो स्ट्रेट होगा। dt बहुत छोटा था ना भाई, ए से बी पे जो गया है, सही बात है कि वो कर्व, मगर बहुत छोटे टाइम के लिए गया है, तो हम लोग मान सकते हैं कि बड़ा छोटा है, मतलब कैसा होगा? स्ट्रेट होगा, इसीलिए मैंने उसको स्ट्रेट मान लिया। ये 90 डिग्री है। इसके पीछे वाला देखो, ये r था, ये आगे क्या चल रहा था? r, और ये यहाँ पर अपना कौन सा कंपोनेंट था? v वाला। ये कौन सा कंपोनेंट देखो? v वाला ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एंगल अगर थीटा है बच्चे लोग, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? बोलो, अरे बोलो भैया। अगर ये अल्फा, अरे हेड़े लोग, ये पूरा 180 होता है ना लीनियर पेयर, ये पूरा कितना है? 180। तो अगर ये थीटा है तो सर ये बचा हुआ कितना होगा? 180 माइनस थीटा। याद आया? ये हाइट है, ये क्या है चलो, मुझे हाइट चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये कितना है? v dt है। ये कितना है? चलो ये वाला अपना जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है? v dt है। मुझे h चाहिए, साइन का फॉर्मूला लगाओ। ये कितना है? 180 माइनस थीटा ना, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपो। याद है ना? अपोजिट कितना है? h, हाइपो कितना है? v dt। साइन 180 माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा। अरे याद आया कि नहीं? साइन 180 माइनस थीटा कितना था? चलो साइन v dt को इधर देखो, v dt साइन थीटा किसके बराबर हो गया? तो भैया अब लगाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ क्या है फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ, देखो टाइम बहुत छोटा है तो एरिया भी बहुत छोटा होगा। तो अगर टाइम dt था तो एरिया क्या होगा? dA। अरे हाँ है ना, बोलो हाफ। इस ट्राइंगल का बेस कितना है? r, हाइट कितनी आई है? 3 dt sin थीटा। सही बात है? कोई दिक्कत यहाँ है? ठीक। अब सुनो यहाँ पे देखो, ये घूमता किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंथ में पढ़े थे सर्कल में उसको घुमाने वाला कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सर ये r का डायरेक्शन इधर है, r का डायरेक्शन, f उसको सेंटर की तरफ खींच रहा होगा, तो f का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। अरे हाँ है ना? r ऐसा, f ऐसा, तो बताओ टॉर्क कितना? ये क्या बात है सर? ये तो आपने बड़ा टेढ़ा मेरा सवाल पूछ दिया। वो याद है वो केस बताया था तुम लोग को कि टीचर बच्चों से सवाल पूछता है कि एक आदमी है, उसके पास एक चावल है और एक गेहूं है, बताओ उसकी एज कितनी? बच्चे सुनते चावल है गेहूं है, एज कितनी? तो एक बच्चा बोलता सर उस आदमी की एज 20 साल होगी। कितनी साल होगी? 20 साल। बोले क्यों 20 साल कैसे? बोले एकदम करेक्ट पता है तुमने कैसी? तो बोले कि सर मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता है, वो भी ऐसे आड़े खड़े सवाल पूछते रहता है, पागल है वो। उसकी उम्र 10 साल है, मैंने 2 से गुना कर दिया, आप पूरे पागल हैं। आप 20 साल। सर आर ऐसा एफ ऐसा, क्या रिलेशन है टॉर्क का इसके बीच में? कुछ भी बोलते रहते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने अभी टॉर्क पीछे पढ़ाया था, मैंने बोला था टॉर्क लगाने के लिए परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए। अब आप खुद बताओ, मैंने ऐसा एग्जांपल भी दिया था, साइन थीटा जो कंपोनेंट इधर वाला था, मैंने बोला था ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो ये घूमेगा क्या? आर इधर है, एफ इधर है, अब आप खुद बताओ कि क्या इसकी वजह से वो घूमने वाला है? मतलब सर उसके ऊपर नेट टॉर्क कितना है? उसके ऊपर नेट टॉर्क कितना है?
एक बात तो समझो, टाउ का फॉर्मूला पढ़े थे आर बार क्रॉस एफ बार, याद है? फिर मैंने इसको लिखा भी था आर एफ साइन थीटा। अगर आर ऐसा एफ ऐसा तो दोनों के बीच का एंगल कितना? अब साइन 180 कितना था? 0 ना, तो टाउ कितना हुआ? यही तो मैं बोल रहा हूँ, टाउ कितना हुआ? टाउ की वैल्यू कितनी है भैया? 0। अब समझ गया आया ना? टाउ की वैल्यू कितनी? अब आप पूछ सकते टाउ क्यों लेके आ रहे हैं आप यहाँ पे सडनली? तो देखो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ना एंगुलर मोमेंटम लेकर आऊँ। क्या लेकर आऊँ? एंगुलर मोमेंटम। मैं डायरेक्टली ये बुक के हिसाब से चलता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप है। सुनो, अब अगर आपको याद हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पी पढ़ाया था ना, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होते हैं, मतलब मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है, मगर कब तक के? जब तक बाहर से कोई उसके ऊपर फोर्स एक्ट ना। लीनियर के केस में वो फोर्स होता है, एंगल के केस में वो टॉर्क होता है। एंगल के केस में वो याद आ रहा है कि नहीं? कंपैरिजन लिखाया भी था कि लीनियर में जो काम फोर्स करता है एंगल में वो काम। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 तो लीनियर मोमेंटम क्या था? कंजर्व, कांस्टेंट, बदलता। अब आप खुद बताओ, अगर लीनियर, अगर टॉर्क 0 है, टॉर्क कितना है? 0, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। अरे भैया लीनियर मोमेंटम में फोर्स को अगर आपने कांस्टेंट रखे, फोर्स को 0 रखे, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या था? कंजर्व ना। तो यार टाउ को अगर 0 रखूंगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जैसे लीनियर में मोमेंटम होता है वैसे एंगल में भी मोमेंटम होता है, उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिनोटेड बाय एल, डिनोटेड बाय एल। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग किससे लिखते हैं बच्चे लोग? एल से लिखते हैं। और एल का फॉर्मूला होता है आर बार क्रॉस पी बार, या फिर अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो आरपी साइन। अरे समझा कि नहीं? ये रिलेशन है एंगल और लीनियर मोमेंटम के बीच में। पी बोले तो एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम, एल बोले तो एंगुलर। इनके बीच का रिलेशन है आर, इनके बीच में रिलेशन कौन आता है? आर। तो आर एल इज इक्वल्स टू आरपी साइन थीटा। चाहो तो थीटा की वैल्यू 180 रख के देखो, एल क्या आएगा? 0 आया, कांस्टेंट। अरे हाँ या ना भाई? नहीं समझे? मैंने क्या बोला? मैंने लीनियर मोमेंटम से कोरिलेट किया, क्योंकि हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम अभी तक के पढ़े, हम लोग 12वीं में पढ़े, बट उसका यूज होने वाला है, इसीलिए मैंने कोरिलेट करके बताया कि अगर फोर्स 0 तो लीनियर मोमेंटम कितना? कंजर्व, कांस्टेंट है, वो बदलने वाला। तो अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट, वो बदलने वाला। क्योंकि जो काम लीनियर में फोर्स करता है वही काम एंगल में कौन करता है? टॉर्क करता है। आप समझ में आ गया? तो एल क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, एल की वैल्यू आर पी साइन थीटा है। एंड व्हाट इज पी? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। तो आप यहां पर चाहो तो पी की जगह लिख सकते हो एम वी साइन थीटा। हाँ या ना? चलो वापस से इस पर आओ। सर यहां पर आर है, वी है, साइन थीटा भी है। आर है, वी है, साइन थीटा भी। एम नहीं है सर, इसमें एम है क्या? तो मैं एम अरेंज कर देता हूं और उस पूरे की जगह फिर मैं क्या लिख सकूंगा? एल लिख सकूंगा। क्या लिख सकूंगा भैया? तो मैं यहां पर ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। ध्यान से देखो, डीए इज इक्वल्स टू 1/2 आर वी dt साइन थीटा। m से मल्टीप्लाई किया और m से क्या कर दिया? ये dt को मैं नीचे ले आता हूं, तो dA अपॉन dt। ध्यान से देखो, r इस m को पहले लिख रहा हूं v साइन थीटा, r m v साइन थीटा एक साथ लिख दिया। dt को तो पहले ही नीचे फेंक दिया था, यहां क्या बचा? 2m। क्या बचा बच्चे लोग? कोई दिक्कत याद रखिए। अब आप खुद बताओ, r m v साइन थीटा, आर एम वी साइन थीटा किसके बराबर है? तो मैं इसकी जगह लिख दूं एल। अब मैंने अभी बताया कि अगर टॉर्क 0, अगर टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। मास बदलता है क्या? मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या है? यही तो प्रूफ करना था कि dA by dt क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अरे समझा कि नहीं? Hence proof। समझ में आ रहा है? Planet sweep equal area in equal interval of। समझा? कहां से पूरा पिक्चर बना है। तो अभी यही चीज आपको 10वीं में पढ़ाते तो कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि सर उस टाइम में तो हम लोग को मोमेंटम ढंग से नहीं पता था। ठीक है, अभी भी नहीं पता है, चप्पल चला के मारूंगा। अभी भी नहीं पता है, बोलो हंस रही है कैसी बच्ची? हाँ, टॉर्क भी नहीं पता है?
अच्छा पता नहीं ऐसा, हाँ ऐसा बोलो, पूरा स्टेटमेंट अच्छे से बोलो, पैसिव वॉइस में नहीं बोलो, एक्टिव वॉइस में बोलो, इंग्लिश भी नहीं आती सब। अरे समझा कि नहीं भाई, dA/dt इज व्हाट, कांस्टेंट। बोलने का मतलब ये है कि प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी होगी, एरिया कवर्ड करने वाली वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, लिख लो। बात करते हैं केपलर्स के थर्ड लॉ की। ये तो सभी को याद होगा, केपलर का थर्ड लॉ बेसिकली टाइम और डिस्टेंस के बीच में क्या देता था हम लोग को, रिलेशन देता था। केपलर्स का थर्ड लॉ क्या बताता था, टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन रेडियस, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, कहीं पर करीब में भी है कहीं पर दूर भी है, तो इसीलिए हम लोग एक मीन रेडियस निकालते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते थे, आर बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि भैया मान लेते कि एलिप्टिकल शेप है और यहाँ पर सन है और ये प्लैनेट है, तो उसने टाइम पीरियड और रेडियस के बीच का एक रिलेशन दिया था कि टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बेसिकली इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी दूसरे प्लैनेट का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं या रेडियस निकाल सकते हैं, जो भी चाहो निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको अर्थ का टाइम पीरियड पता है, अर्थ का रेडियस पता है, तो आप इस फॉर्मूले से कोरिलेट करके किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड निकाल सकते हो। आपको उस प्लैनेट पे जाकर रहने की जरूरत नहीं कि चलो भैया आप बैठते हैं पूरा देखेंगे वापस से घूम के वो पोजीशन पे कब आता है ना, तो काउंटिंग करने की जरूरत नहीं। अच्छा इस रिलेशन से ये भी समझ में आता है कि रेडियस ज्यादा होगा तो टाइम भी क्या होगा, ज्यादा, और रेडियस कम होगा तो टाइम भी क्या होगा। तो जुपिटर सन से दूर है एज कंपेयर टू अर्थ, तो जुपिटर का टाइम पीरियड क्या होगा, और अर्थ से मर्क्यूरी करीब में है ना सन के, तो मर्क्यूरी का टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे लोग, किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट कर सकते। इसका भी प्रूफ है बट बाद में चल के बताऊंगा आगे। टी स्क्वायर अगर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, है ना, कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखते थे, याद है आप लोग को। अब अगर आपको याद हो, हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़े थे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, याद है, जिसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। हम लोग ने पढ़े थे कि भैया यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. याद आया कि नहीं? Every object of a universe attract every other object of a universe with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. हम लोग ने उसी को कंबाइन करके लिखे भी थे, F is equals to G m1 m2 upon r, है ना। और अब आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, उसकी रेंज इनफिनिटी, दो हैवी मास के बीच में वो फोर्स आएगी, बहुत छोटा मास रहेगा तो उसके बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी कमजोर फोर्स है। 10 टू द पावर -35 टाइम छोटी है, सॉरी 10 टू द पावर 35 टाइम छोटी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। छोटी बोल रहा हूं मैं, आप इमेजिन करो कि कितनी कम होगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपेयर में ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कब डिस्कस होती है, दो हैवी मास के बीच में, समझ में आ रहा है। बट हम लोग हर बार हैवी मास तो नहीं लेते, तो हम लोग की बुक में होता है कंसीडर कर लो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 किलो है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके बीच में 60 किलो। भैया अगर मास कम है ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ना के बराबर है, इसीलिए तो हम लोग एक दूसरे से चिपकते नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों का मास क्या है, अर्थ के कंपेयर में बहुत कम है सर। आप इस जी की वैल्यू याद करो, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है ना भैया, -11। मान लेते कि बहुत हाथी है आप लोग, 100 किलो के हो गए, है नहीं, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मानो भैया ये 100 किलो का, ये बस सर वजन पे कैसे बोल दिया आपने, 10 किलो बोलो तो समझ में भी आया हम लोग। हाँ अच्छा मेरे जैसे लोग बस खुश, 100 किलो के दो मेरे जैसे लोग हैं, 100 into 100 कितना होगा, 10 to the power 4, बाजू में -11 है, फिर भी 10 to the power -7 है। आप इमेजिन करके देखो, फोर्स ना के बराबर, फोर्स। चलो यार देखो, चलो आप समझ रहे हैं ना, तो दो हैवी मास के बीच में ही हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर। अपने बुक में ना
कुछ जनरल वैल्यूज दिया हुआ है, तो उसके बीच में जरा हम लोग उसको समझते चलते हैं। देखो मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ये किसके बीच का डिस्टेंस है? मून और अर्थ। और आपको पता है कि मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 27 दिन 3 घंटा। टाइम पीरियड किसका? उसका 27.3 आवर्स है। ठीक है, डेज का, सॉरी 27 दिन लगते हैं। तो ये रिलेशन है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़े थे कि भैया यहाँ पर एक फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो मून को अपनी तरफ खींच के रखा है। याद है 10वीं में घोड़े को पोल से बांध के घुमाया था, समझा रहा था आप लोग को। नहीं तो तुम लोग की गलती भाई। सुनो मेरी बात। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सर्कल में उसको घुमाने का रीजन होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़े हैं, mv²/r, या अगर एंगल के टर्म में लिखे तो mr ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो mr ओमेगा। और एक फोर्स का फॉर्मूला आप लोग ने पढ़े, मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है ना? अगर मैं यहाँ से कोरिलेट करूं, ma mr ओमेगा स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो a r ओमेगा की वैल्यू याद है 2πn होती है। अरे हाँ यार ना, या आप चाहो तो n को 1/t भी लिख सकते, मालूम है ना? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/t होती है। तो a r 2 का स्क्वायर 4 π²/t²। ये रिलेशन है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का। अब अगर आप ये सारी वैल्यूज पुट करो, r की वैल्यू आपको पता है, आपको t की वैल्यू पता है, आपको पाई की वैल्यू पता है। जब ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा बच्चों। इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन किसका है? मून का। ये किसका एक्सेलरेशन है? अरे अर्थ सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। जब आप अर्थ की सरफेस पर होते हो तो आपको अर्थ कितनी ग्रेविटी से खींचता है? 9.8 से। मून को अर्थ कितने से खींच रहे हैं? 0.0027 से। याद करो 10वीं में पढ़े थे, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ग्रेविटी की वैल्यू, मून तो बहुत हाइट पर है तो उसके लिए ग्रेविटी बहुत कम होगा। कितनी है? 0.0027 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए लिखूं तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ है ना बच्चों? अर्थ के सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट के लिए कितनी होती है? 9.8। अगर आप इन दोनों का रेशियो लो ना, ए ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ए ऑफ अर्थ, तो 9.8 डिवाइडेड बाय 0.0027 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नहीं लिखूंगा, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आता है 3600। कितना आता है चलो? अच्छा गर्ल्स, ऐसे ही अगर आप डिस्टेंस का रेशियो निकालो, किसका? डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ से मून तक का डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं, तो वो कितना है सर? 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर है ना। और अगर अर्थ के लिए डिस्टेंस निकालो तो हम लोग को पता है अर्थ के सरफेस, अर्थ का जो रेडियस है वो अब तकरीबन 6400 किलोमीटर है। पढ़े थे ना? रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है। अगर आप इसको काटम बूटी करोगे इसको, तो आपका आंसर आएगा 60। कितना आएगा चलो? अब इधर देखो 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। कितना होता है? डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा। डिस्टेंस का क्या करना पड़ेगा? तो वहीं से उसने ना रिलेशन बनाया था कि इस फॉर्मूले में नीचे क्या आता है? स्क्वायर आता है। डिस्टेंस का क्या आता है? 60 का स्क्वायर करूंगा तो 3600 आएगा। तो वहां से उसने रिलेशन बनाया कि भैया किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आपको ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो आपको डिस्टेंस का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? याद होगा इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़े थे हम लोगों ने, पढ़े थे भाई। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम लोगों ने पढ़े थे कि न्यूटन को केपलर के थर्ड लॉ से हेल्प मिली थी इसको डिराइव करने में कि r² नीचे आएगा। r² आएगा, ये समझ में आ गया। क्यों नीचे आएगा?
इनवर्स स्क्वायर लॉ से उसने न्यूटन का थर्ड लॉ यूज किया था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के, सॉरी केपलर का थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। याद आ रहा है? अब मैं उसका प्रूफ नहीं दे सकता बच्चे लोग वहां पर। तो बोलने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना, वो हम लोग को क्या बताता है कि हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के मास के प्रोडक्ट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से। मैंने जी का डायमेंशन नहीं लिखा, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको डायमेंशन निकालने आता है। आता है कि देखो, मैं अभी अगर बता भी दूंगा तो जिसको उसका बेस याद है उसी को समझ में आएगा। जिसको एल एम टी यही नहीं पता तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या लिखूं। मालूम है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।